प्रिय विद्यार्थियों, मैं व्याख्याता मंजुल मयंक दीक्षित, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय रूपपास। पिछले अध्याय में बीए सेकेंड ईयर के चैप्टर से हमने आपको लोक सदन यानी इंग्लैंड के कॉमन सभा तथा अमेरिका के प्रतिनिधि सदन की तुलना करते हुए आपको बताया था कि इंग्लैंड का जो लोक सदन है वह अमेरिका के प्रतिनिधि सदन की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली है, या हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड के कॉमन सभा और अमेरिका के प्रथम सदन या निम्न सदन प्रतिनिधि सदन की तुलना करने पर हमने पाया कि इंग्लैंड के कॉमन सभा की शक्तियाँ और कार्य विस्तृत हैं, उसकी शक्तियाँ अपरिमेय हैं। इसलिए इंग्लैंड में संसद को संप्रभु कहा जाता है, या कह सकते हैं कि संसद की संप्रभुता का अध्ययन किया जाता है, और माना जाता है कि इंग्लैंड की कॉमन सभा या निम्न सदन जो है वो विश्व का शक्तिशाली सर्वस्व और शक्तिशाली प्रथम सदन माना जाता है। इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड का जो प्रथम सदन है या निम्न सदन है कॉमन सभा, वह संसद का पर्यायवाची शब्द भी माना जाता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि मंत्रिमंडल संसद के प्रति विश्वसनीय रहती है, तो हम कहते हैं कि वह विश्वसनीयता कॉमन सभा द्वारा ही उसे प्राप्त होती है, या जब तक कॉमन सभा में उसका विश्वास प्रस्ताव पारित रहता है तब तक वह कार्य कर सकती है। या हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड का जो राजा है वह संसद से परामर्श लेता है, तो हम कहते हैं कि कॉमन सभा द्वारा ही वह परामर्श लिया जाता है। इस प्रकार हम जब इसका अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि इंग्लैंड की जो प्रथम सदन है कॉमन सभा, वह संसद का पर्यायवाची शब्द बन चुकी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड का प्रथम सदन या कॉमन सभा विश्व का शक्तिशाली प्रथम सदन है, जबकि हम इंग्लैंड के प्रथम सदन या निम्न सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि सदन की तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि प्रतिनिधि सदन को अमेरिका के द्वितीय सदन सीनेट से कम शक्तियाँ प्राप्त है, या कह सकते हैं कि कॉमन सभा इंग्लैंड की कॉमन सभा की तुलना में प्रतिनिधि सदन को कम शक्तियाँ प्राप्त है। हम ये भी अंतर पाते हैं कि इंग्लैंड के जो लोक सदन है कॉमन सभा, वह जो कार्य करता है उस कार्यों में इंग्लैंड की कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती, जबकि अमेरिका के प्रतिनिधि सदन में कोर्ट का हस्तक्षेप हो जाता है और वह प्रतिनिधि सदन द्वारा बनाए हुए कानूनों को रद्द भी कर सकती है, जिसे हम न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहते हैं। इस प्रकार पिछले अध्याय में हमने दोनों सदनों का तुलनात्मक अध्ययन किया था, और तुलनात्मक अध्ययन करते हुए हम देखते हैं कि विश्व का शक्तिशाली प्रथम सदन हम इंग्लैंड के कॉमन सभा को मान सकते हैं। आज के अध्याय में हम आगे कॉमन सभा के स्पीकर या अध्यक्ष का अध्ययन करेंगे, और कॉमन सभा के स्पीकर या अध्यक्ष का विकास, उसका पद का विकास किस प्रकार हुआ, उसका निर्वाचन किस प्रकार होता है, उसका वेतन क्या है, इस पर स्पीकर का निर्दलीय होना क्यों आवश्यक है, और स्पीकर का पद क्यों गौरवमय माना जाता है। इसके बाद हम इस पर स्पीकर की शक्तियाँ व कार्यों का अध्ययन करेंगे, और स्पीकर की स्थिति का भी अध्ययन करेंगे। तो आज हम कॉमन सभा के स्पीकर का अध्ययन करेंगे, और सबसे पहले हम कॉमन सभा के अध्यक्ष के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहेंगे, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड के लोक सदन के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है, यानी कि इंग्लैंड का जो लोक सदन है कॉमन सभा, उसके अध्यक्ष को हम स्पीकर कहते हैं। स्पीकर कॉमन सभा का एक महत्वपूर्ण सदस्य होता है, या कह सकते हैं
कि वह कॉमन सभा के कार्यों का व्यवस्थापन करता है। कॉमन सभा के स्पीकर का पद ऐतिहासिक पद है। उसका अस्तित्व सन 1336 से चला आ रहा है। इंग्लैंड में थॉमस हंगर फोर्ड देश के पहले स्पीकर बने थे और उन्हें स्पीकर इसलिए भी कहा गया क्योंकि प्रारंभ में केवल उन्हें ही सदन की तरफ से सम्राट के पास जाने का और बोलने का अधिकार था। प्रारंभ में कॉमन सभा सम्राट के पास केवल याचिका भेजने वाली संस्था मानी जाती थी, यह कानून बनाने वाली संस्था नहीं थी। उस समय कॉमन सभा की तरफ से उसका अध्यक्ष या स्पीकर सम्राट के सम्मुख केवल बोलने का ही काम किया करता था। उस समय कॉमन सभा के अध्यक्ष का पद खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि यदि सम्राट अप्रसन्न होता या नाखुश होता तो स्पीकर को कोई भी दंड दे सकता है। इस प्रकार इंग्लैंड में जो अध्यक्ष का पद है या स्पीकर का पद है वो परंपराओं पर आधारित है, या कह सकते हैं कि ऐतिहासिक पद है, या धीमे धीमे उसका विकास भी हुआ है। अब हम स्पीकर के पद का विकास किस प्रकार हुआ, हम इसका अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि इंग्लैंड में जो स्पीकर का पद है वह एक विकास की देन है या धीमे धीमे उसका विकास हुआ है। सन 1336 से इस पद का आधार उपलब्ध है। यह पद ब्रिटेन के प्रसिद्ध कानूनवेत्ता ही धारण करते रहे। सर थॉमस मोर तथा सर एडवर्ड कोक सदन के प्रसिद्ध अध्यक्ष हो चुके हैं और स्टुअर्ट युग में जबकि संसद तथा क्राउन का संघर्ष चलता था, उस समय स्पीकर को कूटनीति से काम लेना पड़ता था और स्पीकर को बहुत सोच समझ के बोलना, नीतिगत रूप से बोलना पड़ता था। इस प्रकार धीमे धीमे स्पीकर का पद महत्वपूर्ण पद होता गया और आज कॉमन सभा में जो व्यवस्थापन का कार्य है या उसका देखरेख का जो कार्य है वह कॉमन सभा का स्पीकर ही करता है। स्पीकर का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्राचीन काल में राजा ही स्पीकर की नियुक्ति करता था, परंतु धीरे धीरे सदन ने अपने अध्यक्ष के निर्वाचन का अधिकार अपने हाथ में ले लिया है। यानी अब या वर्तमान समय में जो कॉमन सभा का स्पीकर है या अध्यक्ष है उसका निर्वाचन सभा के द्वारा ही होता है। स्पीकर का निर्वाचन प्राय सर्वसम्मति से होता है। एक बार जो व्यक्ति अध्यक्ष निर्वाचित हो जाता है वह प्राय तब तक अध्यक्ष निर्वाचित होता रहता है जब तक उसमें कार्य करने की शक्ति रहती है। सरकारें बदलती जाती है पर अध्यक्ष प्राय नहीं बदलता। अध्यक्ष पद के लिए प्राय संघर्ष भी नहीं होता। उसके लिए साधारणतः एक ही व्यक्ति का नाम प्रस्तावित होता है। प्रधानमंत्री तथा विरोधी दल का नेता परस्पर विचार करके और किसी ऐसे व्यक्ति को स्पीकर पद के लिए खड़ा करते हैं जो सरकारी दल तथा प्रतिपक्षी दल दोनों के लिए मान्य हो। इस प्रकार जब अनौपचारिक रूप से किसी व्यक्ति के विषय में निश्चित कर लिया जाता है तो सदन के एक साधारण सदस्य द्वारा उसका नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया जाता है और एक अन्य साधारण सदस्य उसका अनुमोदन भी करता है। इसलिए कहा जाता है कि सदन की औपचारिक रूप से यह पुरानी परंपरा बनी रहे कि स्पीकर का चुनाव सदन ने किया है, न कि सरकार ने। यानी ये परंपरा निभाई जाती है कि जो स्पीकर है उसका चुनाव सरकार ने करके एक सदन करता है जिसका नाम कॉमन सभा है। उसमें यह माना जाता है कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, वह सर्वसम्मति से सदन के द्वारा चुना जाता है। उसके बाद सदन द्वारा उस व्यक्ति का निर्विरोध चुनाव कर लिया जाता है और उसके बाद सम्राट उस व्यक्ति को अपनी सहमति प्रदान कर देता है जिसे सदन स्पीकर के रूप में चुन लेता है। इस प्रकार स्पीकर की नियुक्ति के बारे में दो परंपराएं हैं। नंबर 1, स्पीकर का पद का निर्वाचन एकमत से और निर्विरोध होता है तथा कहा जाता है कि एक बार का स्पीकर सदा के लिए स्पीकर। इस प्रकार इंग्लैंड में दो परंपराएं हैं। एक तो स्पीकर का पद है वो निर्वाचित होता है और उसका जो निर्वाचन है वो एकमत से और निर्विरोध होता है तथा कहा जाता है कि एक बार का जो स्पीकर है वो सदा के लिए स्पीकर हो जाता है। यानी बार बार सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन स्पीकर का पद तब तक उसमें व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता है तब तक वह उस पद पर बना रहता है। अब हम स्पीकर के पद का वेतन, स्पीकर को 1,11,315 वार्षिक पाउंड का वेतन मिलता है और रहने के लिए सरकारी निवास स्थान मिलता है।
सेवानिवृत्त होने पर उसे वार्षिक पेंशन भी दी जाती है और उसे लोकसभा का सदस्य बना दिया जाता है। उसके बाद वह जीवन भर लोकसभा का सदस्य रहता है। स्पीकर निर्दलीय होता है और यह परंपरा है इंग्लैंड में कि स्पीकर हमेशा निर्विरोध एक मत से निर्वाचित होता है और एक बार का स्पीकर सदा के लिए स्पीकर होता है। वह सार्वजनिक रूप से न तो कोई दलगत भाषण देता है, न कोई राजनीतिक चर्चा करता है और न ही कोई लेख लिखता है। वह सक्रिय राजनीति से तथा दलगत राजनीति से ऊपर रहता है। इसलिए स्पीकर का जो पद है वह एक गौरवमय पद है, एक गौरवतापूर्ण पद माना जाता है, शान शौकत का पद माना जाता है और उसके प्रति लोगों की भावनाएं भी एक नैतिकतापूर्ण ली जाती है और माना जाता है कि वह दलीय भावना से युक्त ना रह करके और किसी भी दल का पक्ष ना लेकर के वह भेदभाव रहित रहता है। इंग्लैंड में जो स्पीकर का पद है वो ऐतिहासिक माना जाता है, गौरवमय माना जाता है और उसकी स्थिति जो है वो एक तरह से निष्पक्ष और भेदभाव से रहित मानी जाती है। उसका काम इतना पवित्र और गरिमा में माना जाता है कि राजा तक भी उसका सम्मान करता है और स्पीकर को सबका सम्मान प्राप्त होता है और उसके अधिकार को सभी मानते हैं। लोक सदन का अध्यक्ष सदन की शक्ति, उसकी कार्यवाही व उसके शान के संबंध में सदन का प्रतिनिधि माना जाता है। वह सदन का एक अत्यंत विशिष्ट व्यक्ति होता है और जनता में भी उसका बहुत आदर रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कॉमन सभा का जो स्पीकर है उसका निरंतर विकास हुआ है या स्पीकर के पद का निरंतर विकास हुआ है। प्राचीन समय से यह पद चला आ रहा है और धीमे धीमे यह पद कॉमन सभा के द्वारा चुना जाने लगा और इसका निर्वाचन होने लगा। लेकिन कई परंपराएं जो आज भी चली आ रही हैं, जैसे स्पीकर का पद निर्वाचन होता है और उसका निर्वाचन जो है वो एक मत से और निर्विरोध होता है। इसलिए सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन स्पीकर जब तक कार्य करता रहता है तब तक की उसमें कार्य करने की क्षमता रहती है। इसलिए इंग्लैंड में कहा जाता है कि एक बार का स्पीकर सदा के लिए स्पीकर निर्दलीय और निष्पक्ष होता है। वह किसी दल से बंधा नहीं रहता है और दोनों ही दलों को वह समान भाव से देखता है। इसलिए कॉमन सभा में उसका सम्मान भी किया जाता है और उसे नैतिक रूप से एक सम्मानीय व्यक्ति माना जाता है। वह दलगत भावना से ऊपर रहता है और किसी भी सक्रिय राजनीति से भी ऊपर रहता है। इंग्लैंड की राजनीति में या इंग्लैंड के समाज में उसका एक गौरवमय पद है, एक शान शौकत का पद है, एक पवित्र पद माना गया है, एक गरिमा में पद माना गया है और सारी जनता और राजा उसका सम्मान करती है। इसलिए जो स्पीकर का पद है वह एक महत्वपूर्ण पद है और संसद का सारा संचालन और संसद की कानूनी कार्यवाहियों का संचालन और गतिविधियां वही तय करते हैं और उसकी गतिविधियां और कार्यवाहियों को संसद के सदस्य एक नैतिक रूप से उसका पालन करते हैं और अनुशासन में रह कर के उसके आदेशों का भी पालन करते हैं। इस प्रकार जो कॉमन सभा का स्पीकर है उसका कार्य संसद की गतिविधियों का सुचारू रूप से संचालन होता है और संसद में जो गतिरोध बनता है उसका निपटारा भी करना होता है। इस प्रकार आज के लेसन में हमने कॉमन सभा के स्पीकर के पद के बारे में पढ़ा, उसका पद का निर्वाचन किस प्रकार होता है, उसका वेतन क्या है और स्पीकर का इंग्लैंड में क्या गौरव है और वह किस प्रकार निर्दलीय रह कर के कार्य करता है। आज के अध्ययन में इतना ही। कल हम स्पीकर की शक्तियाँ व कार्यों का अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि इस प्रकार की शक्तियाँ व कार्य क्या क्या हैं और स्पीकर की वास्तविक स्थिति वर्तमान में क्या है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।